नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। और दोस्तों, पॉलिटी की इस सीरीज में हम आज पंचायती राज व्यवस्था को जानेंगे और इससे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और इससे इतिहास से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको भी पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे लिए पंचायती राज व्यवस्था क्यों आया और क्यों जरूरी है पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, इसको मान सकते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक जो है विकेंद्रीकरण की प्रणाली पे ये बिल्कुल जोर देता है। ताकि देखिए, जानते जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, केंद्र है वो हर गांव में, हर कस्बों में नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हर राज्य में केंद्र शासन करने के लिए अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र अकेले हर जगह नहीं पहुंच सकता। इसलिए राज्य में विधानसभा, विधान परिषद बनाई गई। और राज्य भी है पूरे गांव कस्बों में और एक एक छोटे कस्बों में या ऐसे इलाकों में नहीं पहुंच सकता है। इसलिए लोगों ने एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बनाई, जिसे आज हम लोग ग्राम क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र में, ग्राम क्षेत्र में जैसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका वगैरह के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पंचायती राज व्यवस्था को डिटेल में पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें कहा गया है कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो जमीनी लोकतंत्र और विकास को बढ़ावा देने के लिए, जमीनी तौर पे जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया। इसका जो मूल उद्देश्य है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रणाली को विकसित करना। जो लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण है, जो शक्तियां का जो है बंटवारा, लोकतंत्र की शक्तियां है उसको बंटवारा। जैसे एक हुआ ना कि ऐसा होता है कि शक्ति एक के हाथ में हो जाएगा तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए क्या होता है कि लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण की प्रणाली है उसको विकसित करना और लोगों की भागीदारी को तीव्र करना, और हर लोग को जो भागीदारी है, हर आम जनता का भागीदारी को तीव्र करना और त्वरित करना। और इसमें एक और है दोस्तों कि जो सामाजिक और जो आर्थिक प्रगति को भी सुनिश्चित करना और पर्याप्त न्याय प्रदान करना, इसका पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि एक और अब हम लोग जान सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का एक और मूल उद्देश्य ये है कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभों में से एक है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो हमारे लोकतंत्र के एक मूलभूत स्तंभों में से एक है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की व्यवस्था, मतलब अच्छे शासन की व्यवस्था को लागू करता है। इस प्रणाली का लक्ष्य परिश्रमी प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है दोस्तों, ये जान लीजिए, इसका जो मूल उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, ये याद रखिएगा। और दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। दोस्तों यहाँ पे एक ये हो गया मिस्टेक, मैंने उनका नाम नहीं लिखवाया, लेकिन यहाँ पे मैंने उनका पिक्चर डाल दिया है। याद रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये हमारे भारत में 1880 से 1884 तक वाइसराय रहे थे, याद रखिएगा। और इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी, याद रखिएगा। इन्होंने 1882 में क्या किया था? जिला बोर्डों की स्थापना की थी, याद रखिएगा। हमारे महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायत के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बोला है, वाक्य बोला है। वो ये था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर जहाज चलाने वाला ही नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे केंद्र में बैठकर राज चलाने वाला नहीं, यहाँ पे राज होगा, राज चलाने वाला नहीं होगा। यहाँ पे जहाज गलती से हो गया, इसलिए कर लीजिएगा कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने वाला नहीं, अपितु यह तो गांव में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये लोकतंत्र का मूलभूत उद्देश्य है, और ये इसका जो प्रयास है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और ग्रामीण लोगों का मुख्य भागीदारी लेना, इसका ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो स्थानीय स्वशासन था इसके घोर समर्थक थे हमारे गांधी जी। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी, याद रखिएगा। हमारे गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जानते हैं दोस्तों कि कैसे हमारे पंचायती राज व्यवस्था जो थी, हमारे जो मूल संविधान में जो था वो पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसे संशोधन करके हमारे संविधान में लागू किया गया और शेड्यूल 9 में इसे डाला गया, याद रखिएगा। 10 में डाला गया, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में जानते हैं, जो 1957 में आया। असफल होने का कारण भी जानते हैं कि यह सफल क्यों रहा। जन भागीदारी का अभाव, इसमें जन भागीदारी का अभाव था। सुझाव था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव, जैसा कि ग्राम पंचायत का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाना। तो इसमें जन भागीदारी का अभाव होने के कारण क्या हो गया? ये बलवंत राय मेहता समिति ग्राम पंचायत को लाने के लिए, ये स्थानीय स्वशासन के लिए ही बनी थी, लेकिन यह सफल हो गई क्योंकि इसमें जन भागीदारी का अभाव था। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे जो बलवंत राय मेहता हैं उनको भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव, तो इन्होंने जो दिया था वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। एक था ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पे था, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे था, और जिला परिषद या जिला परिषद जो जिला स्तर पे था, जिला स्तर पे था, याद रखिएगा।
इन्होंने बलवंतराय मेहता जो समिति थी, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो वो याद रखिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। हमारे भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गांव। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो पहला जो क्या बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला जो राज्य बना वो राजस्थान बना। और राजस्थान का कौन सा जिला बना? वो नागौर जिला बना। और नागौर जिले का कौन सा गांव बना? वो बगदरी गांव बना, याद रखिएगा। 11 अक्टूबर 1959 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। याद रखिएगा दोस्तों, उसी साल 1959 में ही 11 अक्टूबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया, याद रखिएगा। जो पहला कौन था दोस्तों? राजस्थान। और दूसरा पूछे तो बताइएगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित दूसरी समिति, वो आती है अशोक मेहता समिति, याद रखिएगा, जो 1977 में आई थी। ये भी पंचायती राज व्यवस्था के लिए ही आई थी। और ये जो थी दोस्तों, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था इन्होंने, अशोक मेहता समिति ने। इसने बोला था कि मंडल पंचायत यानी कि ब्लॉक स्तर पे, और दूसरा जिला परिषद जो कि जिला स्तर पे। और ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव, इन्होंने ग्राम न्यायालय का गठन का सुझाव दिया था कि ग्राम में भी एक न्यायालय होना चाहिए, उसका सुझाव दिया था। एससी और एसटी को आरक्षण देने का सुझाव दिया था। एससी और एसटी को इन्होंने आरक्षण देने का सुझाव दिया था। एक और समिति आई थी दोस्तों, जो थी जेबी केराव समिति, जो 1985 में आई थी। ये भी ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए आई थी। और एक दूसरी जो आई थी वो एलएम सिंघवी समिति आई थी 1986 में। ये भी पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में आई थी, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव, ग्राम न्यायालय में गठन का सुझाव और राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव, ये जो मिला था दोस्तों, किससे मिला था? ये हमारे एलएम सिंघवी समिति 1986 में आई थी। इन्होंने 4 सुझाव दिया था। वो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था, एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, और ग्राम पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, और राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव ये एमएल सिंघवी समिति ने दिया था 1986 में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आई पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट समिति, वो थी पीके थंगुन समिति, जो 1979 में आई थी। इस समिति का गठन किस नहीं दोस्तों, वो इस है, गलती से किस हो गया है, याद रखिएगा, सॉरी, ये प्रिंटेड मिस्टेक है। इस समिति का गठन 1979 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था, तथा इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। याद रखिएगा दोस्तों, इसने भी जो किया था स्थानीय स्वशासन के लिए के संदर्भ में ही इसका भी जो था वो अपना मत था। और इस समिति ने पंचायतों को जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसको संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी और सिफारिश की थी। 1979 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। तो क्या हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, पीके थंगुन समिति जो इस संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, तो उस समय क्या हुआ, 1979 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। इसमें लोकसभा में तो वो पारित हो गया ये वाला, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जो कि पीवी, उस समय हमारी जो सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। तो उस समय जो ये जो पंचायत का जो देखिए पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिश थी, इसको पीके थंगुन समिति ने लाई थी। तो ये 1979 में राजीव गांधी ने इनके बात को मान के इसका ये संविधान संशोधन विधेयक लाया कि एक संविधान में इसे ऐड किया जाता है। तो लोकसभा से तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन 73वां संविधान संशोधन जब आया, जब हमारी सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, तो 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ, 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, याद रखिएगा, और 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हो गया। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था का जो लागू हुआ था हमारे देश में, वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। तो पीके थंगुन समिति ने जब मांग की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले, तो हमारे राजीव गांधी ने 1979 में संविधान संशोधन किया और इसे लोकसभा में लाया, लेकिन लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से नहीं हुआ। फिर यही चीज, यही पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए यही संशोधन विधेयक जो आया, वो 73वां आया, जो उस समय जो सरकार थी वो पीवी नरसिम्हा राव की थी। तो उस समय क्या हुआ, 22 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ, 20 अप्रैल 1993 को उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके अधिनियम को कानून बना दिया, और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन में और क्या क्या हुआ। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ का प्रावधान किया गया, याद रखिएगा। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, जो हमारे
पहले जो पंचायती राज के जनक जाने जाते थे बलवंत राय मेहता समिति जो थी, उन्होंने त्रिस्तरीय ढांचे को प्रावधान किया था। तो वही त्रिस्तरीय जो ढांचा था वो पूरे देश में लागू हो गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जितने भी मतलब ग्राम पंचायत में होंगे जो महिलाओं की भागीदारी होगी वो 1/3 होगी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारण किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर निर्वाचन होगा। अगर पंचायत भंग होता है तो 6 महीने के भीतर जो निर्वाचन होगा पुनः होगा। एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ओबीसी के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। हर गांव में सभा का गठन होगा और यह किया गया 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब चलिए जान लेते हैं कि पंचायती राज की जो संरचना थी वो कैसे हुई। तो जैसा कि बलवंत राय मेहता ने जो सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पे, और एक जिला परिषद जो कि जिला स्तर पे। तो दोस्तों जो ग्राम सभा है, ग्राम के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्राम सभा या पंचायती राज व्यवस्था उसी गाँव में होगी जहां ग्राम की सभा में मतलब जनसंख्या जो 200 या उससे अधिक होना अनिवार्य है। याद रखिएगा। पंचायत, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो कार्यपालिका में जो पंचायत में होते हैं दोस्तों, जैसे वार्ड सदस्य होते हैं जो हमारे वार्ड से जीतते हैं। मुखिया या प्रधान जो हमारे पंचायत से ही चुन के बनते हैं। और उसका जो न्यायपालिका जो होता है, पंच और सरपंच, ये न्यायपालिका में आते हैं। याद रखिएगा। और जो सरकारी कर्मचारी होता है वो ग्राम सेवक और बीडीओ होता है। याद रखिएगा। तो पंचायत की संरचना कैसे है? पंचायत में वार्ड सदस्य, मुखिया और प्रधान जो होगा वो हमारे द्वारा चुन के आएगा। याद रखिएगा। पंच और सरपंच जो होंगे ये भी चुन के आएंगे। लेकिन सरकारी अधिकारी क्या होगा? वो ग्राम सेवक और बीडीओ होगा जो इन दोनों पे निगरानी रखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज की संरचना, तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि ग्राम स्तर पंचायत समिति, ये तो मैंने बता ही दिया कि पंचायती राज जो संरचना ये पंचायत है, ये ग्राम स्तर पे हो गया। अब जानते हैं पंचायत समिति, ये ग्राम स्तर पे कौन होगा? कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? मुखिया या प्रधान होगा। और वार्ड में कौन होगा? वार्ड सदस्य होगा। और इसके जो मतलब इस पे वार्ड के जो वार्ड सबको चुन के आएंगे वो बहुत सारे वार्ड मिलकर एक को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? पंच को चुनेंगे। और मुखिया जो है किसको चुनेंगे? सरपंच को चुनेंगे। और इसका जो सरकारी जो अधिकारी होगा जो इन लोगों का देख रेख करेगा वो कौन होगा? ग्राम सेवक यानी कि और बीडीओ, ये दोनों होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो ग्राम स्तर पे है। अब आते हैं पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो ब्लॉक के प्रमुख होंगे। उपाध्यक्ष, इसके कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होगा। पंचायत समिति के जो कुछ सदस्य होंगे उसका निर्वाचन जो होगा वो जनता द्वारा होगा। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। याद रखिएगा। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हो सकते हैं। और इसका जो पंचायत समिति का जो सरकारी अधिकारी होगा वो कौन होगा? बीडीओ होगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक में कौन होता है? ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर। तो पंचायत समिति का जो सरकारी अधिकारी होगा वो कौन होगा? बीडीओ होगा। अब चलिए जिला स्तर पे आते हैं। इसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोई नहीं होता। डायरेक्ट जो जिला परिषद चुनाता है वही होता है सब कुछ, जो जिला परिषद चुन के आता है। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होगा। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकेंगे। और इसका जो सरकारी अधिकारी होता है वो सीईओ होता है। याद रखिएगा। सर्किल ऑफिसर जो होता है इसका जिला परिषद का, वो सरकारी अधिकारी होता है। याद रखिएगा। चलिए अब ग्राम पंचायत से या से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को जान लेते हैं, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक इसका ये मिलता है। तो 243 में जो है दोस्तों वो ग्राम पंचायत का परिभाषा जो मिलता है वो किस में मिलता है? वो 243 में मिलता है। 243 ए में जो ग्राम सभा है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान मिलता है। पंचायती संस्थानें त्रिस्तरीय होंगी। जिन राज्यों की संख्या 20 लाख से कम है वहां द्विस्तरीय हो सकती हैं। तो दोस्तों जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां क्या होगा? द्विस्तरीय संस्था होगी। लेकिन जहां 20 लाख से ज्यादा है वहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 243 सी में जो प्रावधान मिलता है वो है पंचायतों की संरचना कैसी होगी, इसके बारे में जो लेख मिलता है वो 243 का सी में मिलता है। 243 का डी में जो मिलता है वो है संस्थानों का आरक्षण। एससी और एसटी का जो आरक्षण है जनसंख्या के अनुपात में, और महिलाओं को कम से कम 1/3 के जो अनुरूप जो आरक्षण का प्रावधान है वो मिलता है 243 के डी में। ओबीसी का आरक्षण जो है वो राज्य विधानमंडलों के निर्णय पर होगा। इसका भी प्रावधान कहाँ मिलता है? ओबीसी के आरक्षण के बारे में प्रावधान मिलता है वो 243 के डी में ही मिलता है। अनुच्छेद 243 ई में जिसका कार्यकाल होगा पंचायती राज व्यवस्था का, इसका जो लेख मिलता है 243 के एफ में वो होगा 5 वर्ष। याद रखिएगा। और इसका अनुच्छेद 243 एफ में सदस्यों की योग्यता के बारे में, इसका योग्यता क्या होना चाहिए? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जो योग्यता का जो वर्णन है या उल्लेख है वो 243 एफ में है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 243 जी की ओर आते हैं।
पंचायत की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। हमारे जो पंचायत की जो शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व का जो उल्लेख मिलता है वो 243 के जी में मिलता है। अनुच्छेद 243 एच में पंचायती संस्थानों को कर लगाने का अधिकार है। हमारा जो पंचायती संस्थान है वो कर भी लगा सकते हैं, कर लगाने का अधिकार भी हमारे पंचायती संस्थानों को मिला है। इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 243 के एच में मिलता है। अनुच्छेद 243 के आई में मिलता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? क्या हमारे राज्यपाल के द्वारा होगा। और अनुच्छेद 243 जे में जो मिलता है वो पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा। हमारे जो पंचायत में जो लेखा होंगे, मतलब जो पंचायत के द्वारा खर्च वर्च होगा, उसका जो संपरीक्षा के बारे में जो लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? 243 के जे में मिलता है। अनुच्छेद 243 के में मिलता है पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के में पंचायतों के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में जो लेख मिलता है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, वो 243 के में मिलता है। अब आते हैं अनुच्छेद 243 एल पे संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने का। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने का जो प्रावधान मिलता है वो कहाँ मिलता है? संघ राज्य क्षेत्रों में भी ये व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी, इसका जो लेख मिलता है अनुच्छेद 243 के एल में मिलता है। अब आते हैं अनुच्छेद 243 के एम में कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, मतलब पंचायती राज व्यवस्था हर जगह लागू है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अपवादजनक क्षेत्र हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। वो है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य। ये 3 जगह में है। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो 243 के एम में मिलता है। अब आते हैं अनुच्छेद 243 के एन पे विद्वान विधियों और पंचायतों का बना रहना। हाँ दोस्तों, विद्वान विधियों और पंचायतों को बना रहना, इसका जो उल्लेख है वो मिलता है अनुच्छेद 243 के एन में मिलता है। और जो आखिरी अनुच्छेद है जो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है वो 243 का एन है। इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप का वर्णन है। अगर निर्वाचन संबंधी कुछ मामले न्यायालय में जाते हैं तो इसमें न्यायालय जो है अपना हस्तक्षेप कर सकता है। इसका जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? ये अनुच्छेद 243 के ओ में मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ और रैप अप करता हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और पॉलिटी 2-3 दिन में खत्म ही हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। उसके बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफएसआई का वैकेंसी आने वाला है, और वो एसएससी एमटीएस के लिए भी वो जो होगा साइंस का लेक्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों वो भी वीडियो आप देखिएगा। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।